जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं आरबीआई से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है सारी हम देखते हैं। देखिए ये 1 से 2 नंबर हर एग्जाम में देकर ही जाएगा टॉपिक, ठीक। क्योंकि अभी चर्चा में था आरबीआई ने अपना 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं, यानी 90 वर्ष आरबीआई ने पूरे कर लिए हैं। इसकी स्थापना कब हुई ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला जो है क्या लिखा है, पहला देखिए यहाँ से देखेंगे, कहाँ से, सेंट्रल बैंक से। देखिए आरबीआई का फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। देखिए इसे कहते हैं केंद्रीय बैंक। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, तो आरबीआई है। कौन सा है, आरबीआई है। देखिए ये दोनों चीज़ आप ना देखिएगा अभी, ठीक। ये वाली दोनों चीज़ ना देखिए, यहाँ से हमें देखना है, ठीक। ये सर्कुलेशन है, ये इसके कार्य है आरबीआई के, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जगह थी नहीं इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया था। तो देखिए आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है, यानी केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई है। ये जो है इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई, तो यंग हिल्टन आयोग, या इसे शाही आयोग भी कहते हैं, यानी यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग, इनकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है। समझ में आएगा नहीं। तो दो चीज मैंने बता दी। अगला है कि आरबीआई की जो मतलब एक्ट है, यानी किस एक्ट के थ्रू, किस अधिनियम के थ्रू आरबीआई की स्थापना होती है। तो अधिनियम जो 1934 का अधिनियम है उसी के तहत आरबीआई की स्थापना होती है। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 1935 का अधिनियम, समझ आए नहीं। तो अधिनियम तो अच्छा मतलब 34 में लागू होता है 35 में। तो आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935। और कल क्या था, 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 था, ठीक। तो अगर आप काउंट करेंगे 1935 से ना, तो 90 वर्ष आरबीआई ने पूरे कर लिए अपने। इसीलिए जो है आरबीआई की जो है 90 वर्ष पूरे करने पर 90वां स्थापना दिवस आरबीआई ने कल मनाया, ठीक। इसीलिए चर्चा का विषय था। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला है कि आरबीआई की जो प्रारंभिक पूंजी थी, यानी प्रारंभिक जो उसके पास पैसा था या पूंजी थी वो कितनी थी, तो 5 करोड़ थी। कितनी थी, 5 करोड़ जो है प्रारंभिक पूंजी आरबीआई के पास कितनी थी, तो 5 करोड़ थी। और इसका जो स्थापना के समय हेडक्वार्टर, यानी जब 1935 में 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई, तो इस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो कोलकाता में था। कहाँ था, कोलकाता में था। और 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ मतलब स्थापित किया गया, तो मुंबई में, यानी स्थानांतरित कर दिया गया। कोलकाता से कहाँ स्थानांतरित किया गया, तो मुंबई में। कब, 1937 में। देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इनको एक साथ मतलब लिख दिए, मतलब जोड़ जोड़ के, ताकि मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप सही कर ले जाएंगे, ठीक। और जगह हमारे पास कम है तो इधर उधर जितना मतलब जगह रहता सारा हम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो आपको याद ही हो गया होगा कि 1937 में मुंबई, और वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में भी यहीं पे है, मुंबई में हेडक्वार्टर, ठीक। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है वर्तमान में, मुंबई में। क्यों, क्योंकि मुंबई जो है व्यापारिक राजधानी है, वाणिज्यिक राजधानी है मुंबई। अब देखते हैं यहाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए शुरुआत में ये जो है कार्य किसका करता था, तो भारत, पाकिस्तान और बर्मा, बर्मा यानी म्यांमार, तो इन तीनों देश का कार्य कौन करता था, आरबीआई करता था। लेकिन जब पाक अलग हो गया 1914, 14 अगस्त 1945 1947 को, 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान जो है अलग हो गया भारत से, तब इसने इसका कार्य बंद किया। उसके बाद बर्मा 1935 के अधिनियम से अलग हुआ, ठीक। देखो शुरू में तो इसका कार्य करता था लेकिन ज़्यादा दिन तक इनका कार्य नहीं किया। तो वर्तमान में किसका करता है, तो केवल भारत का करता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, इसका लोगो क्या है, लोगो यानी ताड़ का वृक्ष, यानी लोगो जो होता है चिन्ह होता है। जैसे हमारा जो चैनल है कुमार वासु कॉन्सेप्ट, इसका देखे होंगे आप, लोगो लगा होगा, वहाँ लिखा होगा के वी, उसके नीचे लिखा होगा कुमार वासु, वो लोगो होता है। तो इसका लोगो या क्या है, तो ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है। आप देखेंगे अगर आरबीआई का फोटो तो उसमें आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, तो ताड़ का वृक्ष दिखेगा और रॉयल बंगाल टाइगर दिखेगा। समझ आई नहीं। और देखते हैं इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी इसे सरकार ने अपने अधीन कब किया, तो सरकार ने इसे अपने अधीन किया 1 जनवरी 1949 को किया। कब किया, तो 1 जनवरी 1949 को किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप ये नहीं कह सकते कि एग्जाम में नहीं आया। जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे अगर आरबीआई से क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे घूम घुमा के, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जानकारी हम अभी लास्ट में लेते हैं, थोड़ा बाकी और चीज़ें देखते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ थे। और अगर पूछे कि देखिए पहले गवर्नर जनरल तो अंग्रेज ही होंगे, तो ओसबोर्न स्मिथ थे। लेकिन अगर पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल या फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। कौन थे, सीडी देशमुख थे। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ये भी पीसीएस में पूछा गया है
यूपीपीसीएस में, और ये भी पूछा गया है। ठीक, अगला है कि वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है। तो देखिए वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है, तो शक्ति दास है। कौन है, शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास कौन है वर्तमान में गवर्नर जनरल, ये चीज भूलिएगा नहीं। और इनको कौन सा अवार्ड मिला, तो इनको मिला सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ इंडिया का अवार्ड किनको मिला, तो शक्तिकांत दास को मिला। ठीक, अब देखिए आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं, तो एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, यानी एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये इतनी जानकारी आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है कि आरबीआई के कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए एक कार्य यहाँ पर लिखा है नोट जारी करना। ठीक, एक कार्य यहाँ लिखा कि वित्तीय समावेशन, यानी जो पैसे का लेन देन है उसको देखना। दूसरा है कि मौद्रिक नीति बनाना। अब देखिए मौद्रिक नीति क्या करता है, महंगाई जब बढ़ती है तो उसे कंट्रोल करता है, या जब मंदी आती है तो महंगाई को इंगेज करता है। तो ये सारी कार्य कौन मौद्रिक नीति के तहत होता है, ये चीज़ अभी हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक तो होगा नोट जारी करना, दूसरा होगा वित्तीय समावेशन, तीसरा होगा मौद्रिक नीति। ठीक, और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सरकार का बैंक कहते हैं। आरबीआई क्या है, सरकार का बैंक है। दूसरी चीज बैंकों का बैंक है, यानी जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो सारी इसी से कनेक्ट होती है। ये बैंकों का बैंक है, यानी ये मान लीजिए पिता है, बाकी जितने बैंक हैं इसके बेटे हैं। ठीक, कंट्रोल कौन है, पापा के हाथ में, यानी पिता के हाथ में। तो आरबीआई सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, यानी कंट्रोल करता है। जब भी महंगाई अधिक होगी तो आरबीआई उसे कंट्रोल करेगा, समझ आएगी नहीं। तो ये सारी चीजें आरबीआई करता है, इसीलिए इसे कहते हैं बैंकों का बैंक कहते हैं। और ये सरकार का बैंक है, पहले ही मैंने बताया केंद्रीय बैंक, यंग हिल्टन शाही आयोग की सिफारिश पर बना। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी और आई होप आपको समझ में आया भी होगा। अब हम देखते हैं आगे। देखिए ये नोट जारी करता है तो कितने से, 2 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का नोट जारी करता है। देखिए आप कहेंगे 2000 का भी नोट तो जारी करता था, लेकिन जो है 30 सितंबर 2023 को, मतलब 2023 से 2000 रुपये का लीगल टेंडर नहीं रहा, यानी अब 2000 के नोट जो है मार्केट में आपको नहीं दिखेंगे। कब से, तो 30 सितंबर 2023 से। ठीक, ये करंट का है। अब देखिए 2000 के नोट पर किसका चित्र बना था, तो मंगलयान का बना था। कई बार रेलवे ने भी क्वेश्चन ये चीज़ पूछा है। ठीक, नोटों से संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। अगला है कि आरबीआई नोट छापने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करता है, तो ये न्यूनतम आरक्षित अनुपात, यानी मिनिमम रिजर्व रेशियो का उपयोग करती है। कौन, आरबीआई। देखिए आरबीआई ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने कह दिया नोट छापो व नोट छापना शुरू। देखिए ज़्यादा वो नोट नहीं छाप सकती। नोट एक मतलब जैसे आपके पास होगा 10 रुपये का नोट, तो वहाँ देखो लिखा होगा कि मैं ग्राहक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ये सारी चीज़ ऐसे लिखा होगा। जब भाई 10 रुपये आपको तब मिलेंगे ना, जैसे आपने 10 रुपये का गेहूँ बेचा, तो जब 10 रुपये का गेहूँ बेचेंगे तभी तो 10 रुपये आपको मिलेंगे। तो वैसे ही आरबीआई के पास भी है। आरबीआई के पास जब सरकार अपनी संपत्ति रखेगा तभी वो नोट छापेगा, वरना नोट वो नहीं छापेगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि न्यूनतम आरक्षित अनुपात, यानी इतना रुपया तो आरबीआई के पास रहना ही चाहिए। अगर इतना रुपया है तभी आरबीआई नोट छापेगी। कितना रुपया, मिनिमम 200 करोड़, यानी 200 करोड़ की संपत्ति अगर आरबीआई के पास है तब वो नोट छापेगी। अब देखते हैं इसमें, देखिए 115 करोड़ उसके पास सोना होना चाहिए, 115 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए, सोना होना चाहिए, गोल्ड, और 85 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा के रूप में होने चाहिए, यानी जो एन, डॉलर, ये सारी चीज़ें जो है, यूरो, ऐसी विदेशी मुद्रा के रूप में 85 करोड़ रुपए होने चाहिए। तब जाके वो जो है आरबीआई नोट छापेगा। न्यूनतम आरक्षित अनुपात यही है कि मतलब मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। इससे अधिक कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 200 करोड़ होना ही चाहिए। ठीक, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आया होगा कि आरबीआई नोट छापने के लिए में किस मतलब प्रणाली का उपयोग करती है। एग्जाम में ये भी पूछा न्यूनतम आरक्षित अनुपात, ये भी पूछता है, और इसका मतलब क्या है मैंने समझा दिया, और क्या होता है ये भी बता दिया। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखते हैं कि ये नोट का प्रिंटिंग प्रेस जो है नोट छापने का, तो कहाँ कहाँ पे नोट छापने का प्रिंटिंग प्रेस है। देखिए ये एक है देवास, यानी देवास कहाँ है, एमपी में है। दूसरा है नासिक, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तीसरा है मैसूर, मैसूर कहाँ है, तो कर्नाटक में है। चौथा है सालबोनी, सालबोनी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। तो ये 4 स्थान हैं, इन्हें मत भूलिएगा। पहला देवास, दूसरा नासिक, तीसरा मैसूर, चौथा सालबोनी। ठीक, अब देखिए इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं अगर मतलब कुछ बने तो। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ डी, यहाँ यम, यहाँ एन, यहाँ यस। ठीक, अब देख लीजिए कुछ बन रहा है कि नहीं, डी एम एन एस, मतलब कुछ देख लीजिए अपने हिसाब से, या अपने हिसाब से देख लीजिए, वैसे कैसे बताएं, टाइम लगेगा। ठीक, नहीं तो बना के हम बता देंगे किसी दूसरी वीडियो में, जरूर बना दें, मतलब जब हम पीवाईक्यू कराएंगे तो उसमें बता देंगे कोई ट्रिक।
देख लीजिएगा, अपने हिसाब से बना लीजिए, थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगाइएगा तो बन जाएगा। अब देखिए सिक्का कहाँ कहाँ ढलता है, यानी जो सिक्का है वो कहाँ कहाँ ढाला जाता है, तो देखिए 4 स्थानों पे ढाला जाता है। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में, हैदराबाद तेलंगाना में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में और नोएडा यूपी में। यानी 4 जगह सिक्के की ढलाई की जाती है। कहाँ? 4 जगह। कहाँ? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। और देखिए नोट पर कितनी भाषाएं होती, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा कि नोट जो है उसमें कितनी भाषाएं अंकित होती हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा 15 भाषाएं अंकित होती है। कितनी भाषाएं? 15 भाषाएं जो है नोट पर अंकित होती है। समझ में आया कि नहीं? तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। आप देखते हैं अगला। अगला देखिए 10 रुपये का नोट किस पे है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना है। देखिए हम इसे इरेज करने जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, हम इरेज कर रहे हैं। देखिए ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हम वही टॉपिक करा रहे हैं बोर्ड पे, जो टॉपिक मतलब हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, कोई ये नहीं कहेगा कि एग्जाम में आता है या नहीं आता है। देखिए 10 रुपये पे किसका चित्र है, तो 10 रुपये पे है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक, एग्जाम में पूछा गया है, ये यूनेस्को में शामिल है, उड़ीसा में है। ठीक, ये यूनेस्को में शामिल है। अगला है एलोरा की गुफा, ये भी यूनेस्को में शामिल है, ये 20 रुपये का है। एलोरा की गुफा 20 रुपये, एलोरा की गुफा 20 रुपये की नोट पे मिला है, आप देख लीजिएगा अपने नोट पे। और ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, ये भी यूनेस्को में शामिल है। अगला है 50 रुपये के नोट, तो देखिए 50 रुपये में है हम्पी। हम्पी कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में, ये भी शामिल है। ठीक, अगला है कि 100 रुपये पे किसका है, तो रानी की बाव जो गुजरात में है। रानी की बाव कहाँ है, तो गुजरात में है। अगला क्या है, अगला 500 रुपये, तो 500 रुपये पे किस, देख सॉरी 200 का है। अगला नोट किसका है, 200 का है। 200 तक किसका है, सांची का स्तूप है। क्या है, तो सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अगला 500 का नोट, तो देखिए इस पे क्या है, लाल किला है, दिल्ली वाला जो लाल किला है वही है। ये कहाँ है, दिल्ली में। ठीक, और 2000 के नोट पर मैंने बताया ही था मंगलयान का चित्र। 2000 के नोट पर क्या था, तो मंगलयान का चित्र था। तो देखिए 10 रुपये पे कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, 20 रुपये पे एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, 50 रुपये पे हम्पी कर्नाटक में है, 100 रुपये पे रानी की बाग गुजरात में है, 200 रुपये पे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, 500 रुपये लाल किला दिल्ली में। ठीक, और ये सारी जो है साइट जितनी इसमें लिखी है ये सारी यूनेस्को में शामिल है, मतलब विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को की शामिल है सारी। समझ आई नहीं? तो देखिए इतनी सारी चीज़ें जितनी आरबीआई से संबंधित थी सारी मैंने डिस्कस कर दिया। अब एक चीज़ हम ये देख लेते हैं, मुद्रा इन्फ्लेशन यानी महंगाई और मंदी जो दोनों आती है, तो महंगाई कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। देखिए अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें, देखिए शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मार्केट में 100 मतलब मार्केट में मान लीजिए कि 10,000 रुपये हैं। ठीक, लेकिन कोई चीज़ मार्केट में है केवल 5, मतलब हम बाजार में गए तो बाजार में कितने आम है, तो 5 आम है। ठीक, और लोगों के पास पैसा कितना है, 1000, यानी 200 रुपये हर आदमी के पास है। कितने रुपए, दो नहीं, ऐसे समझ लीजिए कि 1000 मतलब अब मार्केट में खूब पैसा है, मार्केट में खूब पैसा है, समझिएगा बात को। अब जैसे हम मार्केट गए, अब मार्केट में आम कितने हैं, 5, लेकिन खरीदने वाले कितने लोग हैं, तो 100 लोग हैं। कितने हैं, 100 लोग। तो आप बताइए पहले अगर ये आम, एक आम का दाम अगर 20 रुपये था, तो अगर 100 लोग खरीदने जाएंगे तो इसी आम का रेट कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में आम की कमी है भाई। जैसे अभी वर्तमान में टमाटर महंगा क्यों है, क्योंकि टमाटर कम है। ठीक, यानी मार्केट में टमाटर कम है तो महंगाई अधिक है, क्योंकि लेने वाले अधिक है टमाटर, खरीदार ज़्यादा हैं। तो ये सीधा सा लॉजिक है। लेकिन अगर ये सोचिए कि मार्केट में अब जैसे महंगाई खूब बढ़ गई, ठीक, महंगाई बढ़ गई। अब देखिए एक चीज़ और बताएं, अगला देखिए ये एक तरीका है किसी चीज़ का महंगा होना। दूसरा देखिए, दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए लोगों के पास खूब पैसा है, हर इंसान के पास 10-10 लाख 20-20 लाख हर इंसान के पास है। ठीक, देखिए मान लीजिए ये बैंक है, क्या है, बैंक है। ठीक, अब बैंक से मान लीजिए लोन कितना है, 4% है। ये SBI बैंक है, लोन कितना है, 4% है। कितना है, 4%।
अगर ये 4% लोन दे रहा है तो भाई सारे इंसान इससे लोन लेंगे, मैं भी लूँगा मान लीजिए, ठीक। मैंने कितना ले लिया, 1 लाख रुपए ले लिया। अब 4% के हिसाब से दे दिया तो ले लिया। अब सब लोग लेंगे इससे लोन, मतलब सस्ता है ना, तो मार्केट में खूब सारा पैसा आ जाएगा सबके पास 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 100 लाख। जब खूब पैसा आ जाएगा तो जब हम समोसा खरीदने जाएंगे तो समोसा वाला कहेगा, जैसे हमारे समोसा खरीदने गए, वो कहेगा 20 रुपये, तो हम कहेंगे लो 20 रुपये, क्योंकि हमारे पास पैसा है तो हम देंगे, ठीक। तो वो 20 रुपये भी 50 रुपये, मतलब वो रेट अपना बढ़ाता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसे तोल मोल नहीं करेंगे, यानी मोल तोल नहीं करेंगे, हम पैसा फेंकना शुरू करेंगे, क्योंकि मार्केट में खूब पैसा है। तो भाई जब पैसा खूब रहेगा तो महंगाई बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसा खूब है और सामान हम खरीद रहे हैं तो मोल भाव कर नहीं रहे हैं, तो बढ़ती चली जाएगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई इसके ऊपर क्या बैठा है, आरबीआई, यानी इसका बाप बैठा है, आरबीआई है, क्या है, आरबीआई। अब आरबीआई क्या करेगा, कहेगा इनसे कि जो है मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा चला गया है, अब इसे मार्केट में पैसा कम करो, यानी महंगाई को कंट्रोल करो। तो ये क्या करेगा, इसे 6% कर देगा। क्या करेगा, 6% बढ़ा देगा। अब जैसे ये बढ़ाएगा तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, और दूसरी चीज़ की जो लोग लिए होंगे वो जमा करने की कोशिश करने लगेंगे, तो मार्केट में पैसा कम होने लगेगा। समझ नहीं, जैसे मार्केट में पैसा कम हो जाए महंगाई कंट्रोल होने लगेगी। तो दूसरा तरीका ये हो गया। देखिए पहला तरीका में क्या था, उत्पादन अगर किसी चीज़ का कम है, उत्पादन कम है लेकिन मांगने वाले, मतलब उसे खरीदने की डिमांड अधिक है तो महंगाई बढ़ेगी। और दूसरा तरीका ये है कि अगर मार्केट में पैसा खूब है, समझ आया कि नहीं, पैसा खूब है तो फिर मतलब अगर बैंक मतलब जो अपना दर है वो कम करती है, तब पैसा मार्केट में जाएगा, और मार्केट में जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी। और अगर आरबीआई ऊपर से मतलब ये कसेगा तो थोड़ा मतलब क्या होगा, जैसे इसकी रेपो रेट या मतलब रेट बढ़ेगी इसकी, तैसे ये पैसा जो है मार्केट से कम होने लगेगा। लोग जैसे 6% कर देगा, पैसा कम लेंगे। समझेंगे? तो ये है महंगाई। ये मतलब किसी टॉपिक में समझेंगे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, किसी दूसरे टॉपिक में समझेंगे। आज तो ऐसे मतलब एक ओवरव्यू दे दिया हूँ समझने के लिए कि कैसे होता है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आई होप। और वीडियो देखो दोस्तों, अगर पसंद आए ना तो लाइक शेयर कर दिया करिए, मेहनत बहुत लगती है। और जो है बाकी मतलब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।